सभी को नमस्कार, अभिवादन। आपका इस लेक्चर 8 में जो राष्ट्रीय आय का भाग 8 है, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम पार्ट 8। हमने पिछले लेक्चर में राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम्स पढ़ी थी। उसमें पहली विधि पढ़ी थी उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए आज शुरू करते हैं हम। इसके 2 न्यूमेरिकल भी किए थे। उत्पाद विधि संबंधी सावधानियां, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इस दोहरी गणना की समस्या को हल करने के लिए 2 उपाय हमने पढ़े थे। पहला उपाय पढ़ा था अंतिम उत्पाद विधि के द्वारा दोहरी गणना से बचा जा सकता है। दूसरा उत्पाद मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा दोहरी गणना से बचा जा सकता है। कैसे निकालते हैं वो हमने सारा कुछ पढ़ा था। 2 ये न्यूमेरिकल भी किए थे, है ना। इसके बाद आज शुरू करते हैं आय विधि या इनकम मेथड। आय विधि, इसको कारक भुगतान या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। कारक भुगतान विधि, फैक्टर पेमेंट मेथड, इनकम मेथड, जनरली नोन एज इनकम मेथड। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारकों के स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतान के रूप में मापा जा सकता है ना। ये राष्ट्रीय आय की आय विधि की डेफिनेशन हो गई बेटा जी। लोग कितना कमाते हैं, हमें आय कहाँ से होती है? फैक्टर इनकम से होती है, कारक आय होती है। कारक आय काउंट की जाएगी केवल, अन्य कोई भी आय। एक आय मैंने पहले आपको पढ़ाई थी, हस्तांतरण आय, है ना, डिटेल में समझाया था। फ्री की इनकम, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, किसी तरह की कोई पूंजी इन्वेस्ट नहीं की, कोई ज़मीन नहीं दी, कुछ नहीं किया हमने, कोई कारक फैक्टर, कोई भी फैक्टर हमने इस्तेमाल नहीं किया और हमें अपने आप गिफ्टेड हो गई वो एक तरह से। जैसे मेरे पापा मुझे 100 रुपये आप जेब खर्च के लिए दे दें, या सरकार छात्रवृत्ति दे दे, तो ये गिफ्टेड इनकम है। वृद्धावस्था पेंशन है, वो इसमें काउंट नहीं होगी, जिनको हम हस्तांतरण आय, ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। कारक भुगतान से अभिप्राय। कारक भुगतान क्या होता है बेटा जी? किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस भुगतान से है जो उसे कारक सेवा के बदले प्राप्त होता है। कारक सेवाएं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन सी? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम वृत्ति। इनसे प्राप्त, इनके बदले में जो हमें आय प्राप्त होती है वो कहलाती है कारक सेवा के बदले प्राप्त होने वाली आय। इनमें से कोई भी आय शामिल नहीं होती जो अर्जित आय नहीं है, अर्थात जिसके बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है। कौन सी? मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, आपकी छात्रवृत्ति होगी, इसके बारे में हमने डिटेल पहले पढ़ ली थी। अच्छा जी, आय विधि का सीधा सीधा हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था पहली विधि उत्पाद विधि पढ़ी थी, उसमें भी जीडीपी एमपी निकाला था। भले ही हमने जीडीपी एमपी का एक नया नाम भी हमने पढ़ लिया था, जीवीएएमपी। एक ही बात थी, वीए लिख दें या डीपी लिख दें, एक ही बात है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वीए वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ हमेशा हम निकालेंगे जीडीपी एमपी। फॉर्मूला है कर्मचारियों का परिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय प्लस मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन या पूंजी का, स्थिर पूंजी का उपभोग प्लस एनआईटी। कितनी चीज़ें प्लस करी? 1, 2, 3, 4 और 5। उत्पाद विधि में कितनी चीज़ें प्लस की थी हमने? कितनी चीज़ें शामिल की थी? 2। उत्पादन की बिक्री माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन की बिक्री कैसे निकालते हैं वो एक अलग फॉर्मूला था, तो उसमें 2, इसमें कितनी? 5 चीज़ें। कौन कौन सी? कर्मचारियों का परिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय, मूल्यह्रास, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। चलिए जी,
पहला, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, कर्मचारियों के परिश्रमिक। कर्मचारियों का परिश्रमिक का मतलब हो गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, के जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो उत्पादक के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो भी कुछ उनके परिश्रम के बदले में मिलता है, उनके नए नए नाम हो सकते हैं। नगद मजदूरी मिल जाती है, किसी को वेतन के नाम से पैसा मिलता है ना। तो या तो मजदूरी, वेतन, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, किस्म के रूप में भुगतान, पेमेंट इन काइंड। कुछ लोग, कुछ उत्पादक क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को कुछ अलग से सुविधाएं भी दे देते हैं, जैसे मकान दे दिया फ्री में रहने के लिए, तो भाई उसका HRA भी इसमें काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री में नहीं मिल रहा, वो मकान इसलिए मिल रहा है कि वो वहाँ कर्मचारी है, काम करता है, उसी को कंपनसेट करने के लिए मकान दिया है। जिस दिन वो उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से वो मकान भी खाली करना पड़ेगा। तो ये किराया मुक्त आवास भी काउंट होगा। सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नियोजक कौन होते हैं? जो नौकरी देता है। सामाजिक सुरक्षा, जिसको हम PPF, GPF, है ना, और प्रोविडेंट फंड भी बोल देते हैं, भविष्य निधि, है ना। ये बहुत सारे नामों से होती है, लेकिन आप ये मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा शब्द ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज़। इसमें ये होती क्या है, थोड़ा सा समझ लो तो आपको चीज़ें समझने में आसान रहेगी। जब कोई कर्मचारी काम करता है तो इसको जनरली कहते हैं कि हम कह देते हैं जी फंड भी कट रहा है नहीं आपका, तो उसको कुछ तनख्वाह तो कैश में मिल जाती है और कुछ तनख्वाह फंड के रूप में उसके खाते में, एक अलग खाता सरकार के यहाँ जमा होती रहती है। जब वो रिटायर होता है, ये सारा पैसा उसको इकट्ठा मिलता है। तो आजकल प्राइवेट जॉब में जो प्रोविडेंट फंड है, इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा इस कर्मचारी की पे से कटता है और कुछ पैसा एम्प्लॉयर देता है, नियोजक देता है। समझ आई बात? इसको एक बार दोबारा से मैं ढंग से समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। किसी कर्मचारी के खाते में सरकार कुछ पैसा जमा रखती है जो उसको रिटायरमेंट पर मिलता है या उसके बीच में मृत्यु हो जाती है तब मिलता है। इसको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटीज़। अब ये पैसा कहाँ से जमा होता है? कुछ पैसा तो कर्मचारी देता है, अर्थात कर्मचारी को जो तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह में से इस फंड में पैसा जाता है, ये लगभग 50% होता है। और कुछ मालिक देते हैं। मालिक मीन्स जो फैक्ट्री का मालिक है, जो नियोजक है, मालिकों को बोलते हैं हम एम्प्लॉयर, जिसने उसको नौकरी दी है। कुछ ये देते हैं मालिक इस फंड में पैसा, 50% ये देते हैं। समझ आ गई बात? मान लीजिए इस कर्मचारी की तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो इस 50,000 में से मान लीजिए इसका फंड कटता है कुल 2,000 रुपये महीना, तो इस 2,000 में से 1,000 रुपये कौन देगा? कर्मचारी की तनख्वाह में से कटेंगे और 1,000 रुपये मालिक अपने जेब से देगा। ये दोनों मिलकर 2,000 रुपये इसके फंड में जमा हो गए। समझ आई बात? तो अब इसमें जो समझाने की बात है वो ये है कि कर्मचारी का जो पैसा कटा है वो इसमें काउंट नहीं होगा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। हाँ, नियोजक ने, एम्प्लॉयर ने जो पैसा दिया है ये काउंट होगा, एम्प्लॉयर का पैसा काउंट होगा। समझ आ गई? कर्मचारियों का जो पैसा कटा है वो काउंट नहीं होगा, जबकि नियोजक का कटा हुआ पैसा काउंट होगा। ये मालिक जो पैसा दे रहा है वो तो काउंट कर लो, जो कर्मचारी पैसा दे रहा है वो काउंट
मत करो। चलिए जी, इसमें कर्मचारियों के परिश्रमिक में हैं ये चीज़ें, जो उसको नगद भुगतान वेतन मिला वो चीज़ काउंट हो गई। किस्म के रूप में भुगतान, काइंड्स, मान लीजिए उसको कोई गिफ्ट दे दिया, उसको बोनस दे दिया, किराया मुक्त मकान दे दिया, कुछ भी चीज़ें दे दी, वो सब काउंट होंगी। सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों द्वारा योगदान, ये भी काउंट होगा। नियोजक शब्द याद रखना, एम्प्लॉयर। सेवानिवृत्ति पेंशन, ये पेंशन भी काउंट होगी। कौन सी? जो रिटायरमेंट के बाद उस कर्मचारी को मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। ये सेवानिवृत्ति पेंशन, क्योंकि उसने 20 साल, 30 साल, 35 साल, इतने साल, कुछ सालों तक सरकार की या उस एम्प्लॉयर की सेवा करी है, परिश्रम किया है, उसके कारण इसको मिल रही है, उसी का एक भाग है ये, कर्मचारियों के परिश्रमिक का ही। यदि ये सेवा नहीं कर रहा होता तो इसको कोई पेंशन नहीं मिलती, इसने सेवा नहीं की होती तो पहले, तो उसने पूरी ज़िंदगी उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, उस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी हैं, इसके एवज में उसको सेवानिवृत्ति पेंशन मिल रही है। इसी कारण ये कर्मचारियों के परिश्रमिक का एक भाग है। अच्छा जी, इसमें आप दूसरा कर्मचारियों का परिश्रमिक की बात होगी। क्या क्या चीज़ें काउंट हो गई बेटा? नगद मजदूरी वेतन, किस्म के रूप में भुगतान, पेमेंट इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, और सेवानिवृत्ति पेंशन। ये 4 चीज़ें काउंट कर ली। अब प्रचालन अधिशेष हैं, इसको हम थोड़ा सा वैसे बात करें तो फैक्टर पेमेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, इसमें फैक्टर पेमेंट की बात होती है। फैक्टर कौन कौन से हैं बेटा हमारे? भूमि, बल्कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, श्रम। नंबर 1 फैक्टर था, कारक था श्रम। नंबर 2 पे ले भूमि। नंबर 3 पे पूंजी, और नंबर 4 पे उद्यम वृत्ति। यही तो सारे पेमेंट जोड़ने हैं हमें। ये हो गई लेबर, और ये हो गई लैंड, ये कैपिटल, ये एंटरप्रेन्योरशिप। तो श्रम वाला कौन सा पार्ट हो गया बेटा? कर्मचारियों का परिश्रमिक। दूसरा पार्ट प्रचालन अधिशेष, इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है। संपत्ति कौन सी? पूंजी और उद्यम वृत्ति। इन दोनों को इकट्ठा मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? प्रचालन अधिशेष है। और भूमि भी हमारी संपत्ति होती है, तो इन तीनों को ही जोड़ दूं मैं एक जगह। भूमि से क्या मिलता है? किराया, लगान या किराया, ये भूमि के पार्ट हो गए। ब्याज किससे मिलता है? पूंजी से। और लाभ किससे मिलता है? उद्यम वृत्ति से। अर्थात उन तीनों से मिलने वाला परिश्रमिक कहलाएगा प्रचालन अधिशेष। समझ आ गई बात? इसमें क्या क्या चीज़ें काउंट कर लूँ मैं? इसमें काउंट हो जाएंगी लगान, किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। यदि क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखे हैं तो सबको लिख के जोड़ देंगे प्रचालन अधिशेष के अंतर्गत, और यदि केवल प्रचालन अधिशेष लिख दिया तो बस फिर प्रचालन अधिशेष ही उठा लेंगे, फिर लगान, किराया, ब्याज, रॉयल्टी कुछ भी हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि प्रचालन अधिशेष नहीं दिया तब हमें ये ढूंढने पड़ेंगे कि लगान कितना दिया, किराया कितना दिया, ब्याज दिया नहीं दिया, लाभ दिया नहीं दिया, रॉयल्टी दी नहीं दी। यदि लाभ नहीं दिया हुआ तो फिर हम लाभ को भी क्या क्या ढूंढेंगे? लाभ के 3 भाग होते हैं, लाभांश, डिविडेंड्स। लाभ का वह भाग जो भागीदारों के बीच में बांटा जाता है, इसे वितरित लाभ भी बोलते हैं। तो कौन सा, जैसे एक फैक्ट्री के बहुत सारे लोगों ने मिलके वो फैक्ट्री लगाई है, तो टोटल जितना लाभ हुआ उनका, जिसका जितना शेयर है उसको उतना ही पैसा मिलेगा ना। तो
वह भाग जो भागीदारों मीन शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है। तो प्रत्येक को कितना कितना मिला, उन सबको हम क्या करें, उन सब से पूछ के वो इकट्ठा जोड़ लें, तो वो कहलाएगा लाभांश। निगम लाभ कर, जितना प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ भाग सरकार को दिया जाता है, वो कहलाता है निगम लाभ कर। लाभ का वह भाग जिसे लाभ कर के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, है ना, टैक्स दे रहे हैं, ये भी काउंट होगा। अवितरित लाभ, फैक्ट्री में कुछ लाभ या प्रॉफिट जो हुआ है वो हम बांटते, इन भागीदारों के बीच में बांट नहीं रहे, कुछ उसको रख लेते हैं, अचानक कोई डेप्रिसिएशन हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, या फैक्ट्री को आगे और बड़ा प्लांट लगाना है, तो उसके लिए कुछ पैसा हम संकट के या भविष्य के किसी संकट का सामना करने के लिए फैक्ट्री में रखते हैं, उसको हम कहते हैं अवितरित लाभ। तो लाभ का वह भाग जिसे फर्में अपने पास रखती हैं ताकि भविष्य में किसी संकट का सामना कर सकें, इसे निगम बचत भी कहते हैं। बेटा नाम याद रखना, ये सारे निगम बचत भी कहते हैं। तो लाभ के 3 भाग हो गए, अर्थात लाभ को क्या करते हैं, कोई बड़ी फर्म है तो उसके कुछ पैसा तो उसके भागीदारों के बीच में बांट देते हैं, कुछ पैसा टैक्स के रूप में चला जाता है, कुछ पैसा फर्म के खाते में ही रहता है, उसको बांटते नहीं है ताकि भविष्य में कोई संकट आ जाए तो उसको उससे निपटा जा सके। इन तीनों को जोड़ लें तो क्या बन जाएगा, लाभ। यदि लाभ दे रखा है तो फिर इन तीनों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन में लाभ नहीं दे रखा तो फिर हमें ये तीनों चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। नंबर 3 इज मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, है ना। एक मान लीजिए आपने अपने घर में दुकान खोल रखी है नीचे, अब उसमें पूंजी भी आपकी है, भूमि भी आपकी है, श्रम भी आपका ही है, सारे दिन आप ही काम करते हैं, और उद्यम वृत्ति भी आपकी है, जोखिम उठाने का कौशल और वो सारी चीज़ें भी आपकी हैं। तो अब इसमें ना तो हम आपकी तनख्वाह अलग से जोड़ सकते, ना हम उसमें लाभ जोड़ सकते, ना आपकी पूंजी का ब्याज जोड़ते हैं, तो उसको हम कैसी कह देते हैं, मिश्रित आय। सारे फैक्टरों की मिला जुला के इकट्ठी पे महीने में इतने पैसे मिले। यह स्वनियोजित व्यक्तियों की आय को कहते हैं। वह व्यक्ति अपने श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। समझ आ गई, जो छोटी दुकान है। इससे आय, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ का मिश्रण होता है। जो उसको आय हुई पूरे महीने में, वो उसकी मजदूरी भी काउंट होगी उसमें, उसका लगान या ब्याज, लगान या किराया जो भी कुछ उसने दुकान का है वो भी काउंट होगा, ब्याज भी जो उसने पूंजी लगा रखी है, और जो उद्यम वृत्ति अपना दिमाग से, कौशल से काम कर रहा है, वो लाभ भी काउंट होगा। इसलिए इसको मिश्रित आय कहते हैं। समझ आ गई। ये तीनों चीज़ें, कर्मचारियों का परिश्रमिक क्लियर हो गया होगा, प्रचालन अधिशेष क्लियर हो गया, प्रचालन अधिशेष में क्या क्या, भूमि, पूंजी, उद्यम वृत्ति, इनसे प्राप्त होने वाली आय। मिश्रित आय जिसमें सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होकर किसी की आय बनती है। प्लस क्या कर दें, डैप प्लस कर दें, प्लस NIT प्लस कर दें, तो हमारी GDP निकल जाएगी। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। मूल्यह्रास और NIT आप जानते ही हैं, पहले से ही हमें पता है। चलिए जी, अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे बेटा जी। क्वेश्चन करते समय हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ के आगे काम करना शुरू करेंगे। पहले ये देखेंगे पूछा क्या है। बाजार कीमत मीन्स मार्केट प्राइस MP। MP हो गया निवल नेट, इसको शुद्ध भी बोलते हैं। शुद्ध लिखाओ तब भी वही बात है, निवल लिखाओ तब भी वही बात है। और एक मिनट, हाँ, और यदि यहाँ शकल लिखा होता, निवल के बजाय क्या लिखा होता, शकल, तो हम उसको ग्रोस बोलते हैं। फिलहाल नेट राष्ट्रीय, एन नेशनल, है ना, NP, इसको मैं पूरा ही लिख दूँ। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, NNP at MP, ये चीज़ निकालनी होगी ना। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखना है कि हमें निकालना क्या है। इसको हम इस तरह से लिख लें।
नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, आपके पास बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आता है। बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी में भी इंग्लिश में भी, एक पेज पे हिंदी में एक पेज पे इंग्लिश में। तो आप हिंदी मीडियम के भले ही बच्चे हों, लेकिन आप हमेशा हिंदी मीडियम पे कंसंट्रेट ना करें। ये चीज़ें नेट, नेशनल प्रोडक्ट, एमपी, ये सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। वहाँ क्या लिखा होगा कि फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, मार्केट प्राइस, ये लिखा होगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बन जाएगा। वेतन तथा मजदूरी, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है करोड़ रुपए, करोड़ में, यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसा ही। तब आगे बढ़ते हैं हम। वेतन तथा मजदूरी 700, इसका मतलब एक तरह से कितना हो गया, 700 करोड़। किराया 100। विदेशों से निवल पूंजी हस्तांतरण 10। निवल अप्रत्यक्ष कर, क्या हो गया बेटा ये, है ना। पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ के उसको समझ के अपने अनुसार चेंज। निवल मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसको मैं अभी लिख देता हूँ शॉर्ट में NIT। आगे हमें क्वेश्चन उठाने में आसानी रहेगी। रॉयल्टी हमें पता ही है, लाभ हमें पता ही है। विदेशों को निवल कारक आय, क्या चाहिए हमें, विदेशों से निवल कारक आय चाहिए। कोर से के बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ये लिखा मिलेगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, क्या लिखा हुआ है, टू, और हमें क्या चाहिए, फ्रॉम। तो फ्रॉम करने के लिए इसका साइन हम बदल देंगे, -20 की जगह हम क्या कर लेंगे, +20 कर लेंगे। ये हो गया हमारा NFIA। इसकी पूरी डिटेल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। विदेशों से शुद्ध कारक आय, को मैंने किस में चेंज कर लिया, से में, ठीक हो गई। और जब को से में या से को में चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से साइन बदल जाता है। ये माइनस लिखा हुआ है इसलिए मैंने कर लिया 20 +20। अचल पूंजी का उपभोग, वही डैप हो गई बेटा मेरी है। नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, नियोजक एम्प्लॉयर हो गए, काउंट करना है हमें, ध्यान आ गई बात, अभी समझ रहे थे। कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, काउंट नहीं करना क्योंकि कर्मचारी हैं, ये काउंट नहीं करेंगे, ये डिटेल मैंने समझाई थी। ब्याज, लाभांश, आर्थिक सहायता, ठीक है जी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने के लिए पहले सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर्मूला। क्या निकालना, फॉर्मूले में हम हमेशा, इसने कुछ भी पूछा हो, हमें यहाँ ध्यान ही नहीं देना है कि इसने क्या पूछा है। हमारे पास तो अपना फॉर्मूला है। क्या फार्मूला है, GDP MP का फार्मूला है। 5 चीज़ें, पहले सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिख मारो। चलिए जी, फॉर्मूला मैं लिखूं तो यहाँ से शुरू करूं, GDP MP बराबर क्या क्या था बेटा, कर्मचारियों का परिश्रमिक, कर्मचारियों का परिश्रमिक। जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे हमेशा आपको फॉर्मूला लिख के ही शुरू करोगे, तभी क्वेश्चन ठीक होंगे और ये फॉर्मूले साथ में याद भी हो जाएंगे। प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय प्लस डेप मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन प्लस NIT, ठीक हो गई बात। चलिए जी, कर्मचारियों का परिश्रमिक, देखो जरा भाई, कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब फिर हमें देखना पड़ेगा कर्मचारियों के परिश्रमिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ें आती हैं, क्या क्या, नगद मजदूरी,
किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, सेवानिवृत्ति पेंशन। देखो जरा इसमें मजदूरी तथा वेतन कर लो काउंट, कर्मचारियों के परिश्रमिक का ही भाग है ना, तो यहाँ ब्रैकेट डालो, ये किसका ब्रैकेट, कर्मचारियों के परिश्रमिक का। सबसे पहला पॉइंट लिख दो बेटा जी 700 रुपये प्लस, और कोई आएगा कर्मचारी, किराया नहीं आएगा कर्मचारियों के परिश्रमिक में। विदेशों को निवल पूंजी हस्तांतरण नहीं आएगा। निवल अप्रत्यक्ष कर एनआईटी नहीं होता, रॉयल्टी नहीं होता, लाभ नहीं होता, और विदेशों से या को ये नहीं होता, डैप नहीं होता। नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान मैंने बताया, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा। कौन सा पॉइंट हो गया ये, प्रचालन आदेश, ये वाला सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों द्वारा। सेवानिवृत्ति पेंशन और किस्म के रूप में भुगतान, ये दोनों इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम नहीं उठाएंगे। इसका मतलब एक ये हो गया हमारा प्लस 60, ये हो गया हमारा कर्मचारियों का परिश्रमिक। सबसे बड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं तो इसमें से उठाना किस किस को है, कितने ध्यान से उठाना है, वही देखना है। प्लस प्रचालन अधिशेष, देखो बेटा कहीं प्रचालन अधिशेष लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो क्या करें, प्रचालन अधिशेष के पार्ट याद करूं क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, लगान, किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। देखो जरा किराया कर लूं काउंट, चलिए जी, किराया कितना था, किराया हो गया 100 रुपये। फिलहाल हमें यूनिट नहीं लिखनी, केवल 100 लिख लो। प्लस विदेशों से ये नहीं आता, इसमें प्रचालन अधिशेष में एनआईटी नहीं आता, रॉयल्टी आती है, तो रॉयल्टी लिख लूँ प्लस 50, रॉयल्टी हो गई। लाभ आता है ना, यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, ये रहा, लगान, किराया, रॉयल्टी, लाभ, ब्याज, तो लाभ आता है। लाभ कितना हो गया बेटा जी 300 रुपये, ये हो गया, ये हो गया। रॉयल्टी नहीं है, विदेशों से को कोई चक्कर नहीं है, डैप कोई चक्कर नहीं है, नियोजकों द्वारा हो ही गया, कर्मचारियों द्वारा। ब्याज, ब्याज आएगा बेटा जी, ब्याज कितना 400 रुपये, ठीक हो गई बात। लाभांश आएगा नहीं आएगा, बोलो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लाभांश लाभ का एक भाग है, और जब हमने पूरा लाभ ही लिख लिया तो फिर अब लाभांश की आवश्यकता नहीं है। यदि ये लाभ नहीं होता और लाभांश होता केवल, या एक दो लाइन और होती, अवितरित लाभ होता, लाभांश होता, फिर हम उन सब चीज़ों को जोड़ कर लिखते। लेकिन लाभ मिल गया हमें, तो लाभांश लाभ का ही एक भाग है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा ना, यहाँ लाभ के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में, तो लाभांश इसका भाग है लाभ का, इसलिए हम लाभांश को नहीं लिखेंगे। समझ आई बात? चलिए आगे चलते हैं। प्लस प्रचालन अधिशेष हो गया। मिश्रित आय, देखो जरा इसमें कहीं मिश्रित आय कहीं नहीं है। मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट भी चला रहा हूँ, तो आप इसको पोज कर करके देख सकते हैं। मिश्रित आय कितनी हो गई बेटा 0। प्लस डैप, देखो ज़रा डैप है क्या इसमें कहीं, ये हमने लिखी थी 8 नंबर पे 120 रुपये। प्लस एनआईटी, देखो ज़रा एनआईटी है क्या कहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा, निवल अप्रत्यक्ष कर एनआईटी 70 प्लस 70। इस एनआईटी में एक आर्थिक सहायता भी है, लेकिन ये आर्थिक सहायता यहाँ पर काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एनआईटी के अंदर का भाग है। एनआईटी का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनआईटी बराबर आईटी माइनस सब्सिडी, और ये सब्सिडी है
तो यही हमें यही तो निकालना था। ये जब ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है तो इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो सब्सिडी को हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये हमारा, अब इसके बाद तो इजी हो गया क्वेश्चन, सीधे सीधे इनको सोल्व कर लो। कितना हो गया, 760 प्लस ये कितने हो गए 850 प्लस 0 प्लस 120 प्लस 70। आगे बढ़ूँ, इसका टोटल हो जाएगा रुपये 1800। हाँ, अभी करोड़ और लाख करोड़ कुछ नहीं लिख रहे, क्यों? अब यहाँ देखना है ये क्या निकला था बेटा, GDP-MP। इतना क्वेश्चन तो आपको ये वाली लाइन देखे बिना ही करना है। अब हमें यहाँ देखना है, हमने यहाँ चेक कर लिया था, निकालना क्या है, NNP-MP। तो मुझे अब निकालो आप NNP-MP इज इक्वल टू, जो हमने निकाला था वो लिख लो, GDP-MP। ग्रोथ से नेट चलेंगे, क्या कर दूं, माइनस डैप कर दूं। डोमेस्टिक से नेशनल चलूँगा, क्या कर दूं, प्लस NFIA कर दूं। बार बार नहीं समझाऊंगा, सब चीज़ें आपको भी याद हो गई होंगी, नहीं हुई तो एक बार दोबारा से रिवाइज करिए। GDP-MP 1800 रुपये, 1800 माइनस डैप, डैप बेटा जी ये रही 120 माइनस 120। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये हमने तभी सोल्व कर ली थी। NFIA कितना लिखूं मैं, प्लस 20 है, ये प्लस तो फॉर्मूले का, और अंदर भी यदि माइनस 20 लिखना होता तो यहाँ माइनस 20 लिखता। फिलहाल तो मेरे पास 20 ही है तो प्लस 20 ही लिख देता हूँ, प्लस 20 ऐसे लिख लो। ठीक हो गई बात। तो इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा कितना, 1700। अब यहाँ से यूनिट उठाओ बेटा जी, यूनिट मैंने बताई रुपए करोड़ में लिख रही है, तो यहाँ भी लिख दो NNP-MP बराबर रुपए, और यहाँ लिख दो बेटा करोड़, जो वहाँ पे यूनिट लिखी हुई है एज इट इज उठा दो, और ये हो गया आपका आंसर। आपके 6 नंबर का काम हो गया। लाइन 4 लिखनी है, लेकिन सावधानी से लिखनी है ना, और सावधानी से लिखोगे तो बात बन जाएगी। और सीधे इसमें 5.5 भी नहीं आएंगे, 6 ही आएंगे। समझ आई बात। अब आए संबंधित सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी है इसमें काउंट करते समय, ये पूछ लेते हैं। हस्तांतरित आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, जेब खर्च आदि को कारक आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। मैंने पहले ही बताया था कौन सी आय शामिल की जाती है, कारक आय। हस्तांतरित आय, फैक्टर ट्रांसफ़र इनकम काउंट नहीं होती, केवल फैक्टर इनकम होती है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद पर किए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, वो पिछले उत्पाद विधि में हमने पढ़ा था, लेकिन उनके खरीदने या बेचने पे जो कमीशन दिया जाता है, क्योंकि जिसको कमीशन दे रहे हैं वो आपको सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना, उस सर्विस के बदले उसको मेहनताना मिल रहा है। तो जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, मकान बिकवाता है, पुराना मकान बिकवा रहा है, तो बिकवाने पर भी उसको जो कमीशन मिलता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि वो मकान बिकवाने में आपको सेवा दे रहा है, ग्राहक ढूंढ के ला रहा है या आपको मकान बता रहा है। देन क्योंकि यह कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है। शेयर तथा बॉन्ड्स आदि की बिक्री, खरीद पर दी जाने वाली दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वही सर्विस का पार्ट हो गया, है कारक सेवाओं का पुरस्कार हो गया। अचानक होने वाली आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, आपकी लॉटरी लग जाए, कहीं पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, ये सब कोई भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये कारक आय नहीं है और इनके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि भी नहीं हो रही। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं, उनके आरोपित किराए को कारक आय में के घटक के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। पहले बात हो गई थी पिछले लेक्चर में, स्वयं का है, मूल्य वृद्धि हो रही है,
किराया का उत्पादन हो रहा है, भले ही वो खुद रह रहा है, स्व उपभोग का हो गया। स्व उपभोग के उत्पादन के अनुरूप अर्थव्यवस्था में आय का सर्जन होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। स्व उपभोग क्या होता है, मैंने गेहूं वाला एग्जाम्पल देके पिछले लेक्चर में समझा दिया था। निगम कर, लाभांश, अवितरित लाभ तीनों ही निगम लाभ के घटक होते हैं। अतः राष्ट्रीय आय के आकलन में यदि लाभ को शामिल कर लिया जाता है तो इन घटकों में से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जैसा हमने पिछले इस एग्जाम्पल में किया है। यहाँ लाभ को हमने जब शामिल कर लिया था, ये वाला पार्ट जब हमने लिख लिया 300 रुपये, तो फिर लाभांश हमने छोड़ दिया था, वही बात है। आयकर कर्मचारियों के परिश्रमिक में से दिया जाता है, इसे अलग से राष्ट्रीय आय के अनुमान में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये आयकर जितना भी कर्मचारी ने दिया है वो उसकी आय में जुड़ गया है। गैर कानूनी कार्यों से कमाया गया पैसा, जैसे चोरी, जुआ, है ना, आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये कानूनन वैध नहीं है। ठीक है बेटा जी, चलिए एक लेक्चर और अभी इसमें हाँ लगेगा बेटा, है ना, हमें बहुत जल्दी नहीं करनी, वह संबंधी सावधानियाँ। चलिए एक लेक्चर और करते ही हैं बाद में, फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, है ना। भले ही हमें हमारे लेक्चर बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें काम करना है तसल्ली से ही। जब तक समझ नहीं आए, बिना मतलब इसको आगे बढ़ा के भगा के हम आप लेक्चर ये पूरा टॉपिक कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपने बातें ध्यान से सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई चलती रहे, यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। चलिए बेटा, थैंक यू, ओके।